नमस्कार। कैपिटल न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, यह दौर जो है वो कोविड 19 महामारी का दौर है। पूरा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व इस महामारी से आक्रांत है। हम सब इसकी जद में हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर का दौर चल रहा है और यह बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि यह जो दूसरी लहर है, पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कि वायरस का यह दूसरा वेरिएंट हवा में या हम सबों के बीच में है। इन सब के बीच कैपिटल न्यूज ने लगातार आपसे रूबरू होकर खबरों के माध्यम से, कोरोना से संबंधित जानकारी के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते रहे हैं, आपको कुछ बताते रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये जो कोविड-19 महामारी जब आई है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, ताकि लोग इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें हम चिकित्सकों से और विशेषज्ञों से बातचीत करके कोरोना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर विकास कुमार को। डॉक्टर विकास जी हमारे साथ हैं और आपको हम बता दें, डॉक्टर विकास हैं स्क्रीन पे। तो डॉक्टर विकास से हम बातचीत करेंगे, लेकिन डॉक्टर विकास के बारे में हम बता दें कि इस महामारी के दौर में जो सबसे बड़ा दारोमदार है, जो सबसे बढ़ चढ़ के फ्रंट लाइन में जो कार्य कर रहे हैं, वो है चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज। तो उनको तो सबसे पहले कैपिटल न्यूज की ओर से और पलामू की जनता की ओर से सैल्यूट है, सलाम है कि वो इस पेंडेमिक दौर में, इस खतरनाक दौर में अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा दे रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर विकास के बारे में हम अलग से ये बताना चाहते हैं कि जो चिकित्सा कर्मी है, जो डॉक्टर्स हैं, निश्चित तौर पे देख रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उससे हटकर डॉक्टर विकास का योगदान इस दौर में इसीलिए अतुलनीय है, सराहनीय है कि न सिर्फ वो सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि एक नेटवर्क स्थापित किया है रिम्स के डॉक्टरों का। रिम्स के डॉक्टरों को मिलाकर इन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उन नंबरों के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रकार की चिकित्सीय परामर्श हो या इस बीमारी से संबंधित और कोई सहायता हो, तो वो प्रोवाइड कराने का कार्य किया जा रहा है इनके माध्यम से। साथ ही साथ जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, उसके बतौर हैसियत के अध्यक्ष थे डॉक्टर विकास कुमार। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं रिम्स के। तो उसके अनुसार जो लोग इस दौरान फाइनेंशियल रूप से कमजोर हैं और जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी मुहिम चलाई जा रही है, फंड रेज किया जा रहा है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए, ताकि उनको सहायता मिल सके। साथ ही साथ एसोसिएशन के माध्यम से झारखंड सरकार से लगातार इनके द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, उनके लिए सरकार अच्छी सेवा दे, उनकी चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था करे, और साथ ही अगर इस दौरान उनका डेथ हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उनके लिए भी सरकार के पास विशेष प्रावधान हो, जो कि अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म या ऐसा कोई सिस्टम झारखंड सरकार में डेवलप नहीं किया गया है। इन तमाम चीजों से जुड़े हुए हैं डॉक्टर विकास, इसीलिए हम डॉक्टर विकास को आज आप कैपिटल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं कि वो अपने कार्यों को बताएंगे। साथ ही साथ इस महामारी के दौर में जो कई तरह की भ्रांतियां इस बीमारी को लेकर चल पड़ी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अन्य चीज, अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई सवाल होगा, तो आप फेसबुक पे चल रहा है, तो आप अपने सवाल वहां छोड़ सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल और तनु भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, हालांकि वो नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम सवालों को डॉक्टर साहब के समक्ष रखने की काम करेंगे। तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, फिर से आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। अभी तक जो इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में जो चर्चा चल पड़ी है, तो अब ये पुराना मामला नहीं रहा है। लगभग 2 साल होने को है जब हम लोगों ने इस कोरोना बीमारी के बारे में सुना, जाना और समझा। तो कई लोग काफी कुछ जान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई भ्रांतियां मन में आई है, लोगों के बीच में है।
और इसका सीधा सीधा श्रेय जो है वो सोशल मीडिया को जाता है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज आते हैं जो कई तरीके के मन में सवाल उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले एज ए चिकित्सक, एज ए जूनियर डॉक्टर, और रिम्स में आप हैं, रिम्स जैसे संस्थान में आप हैं, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने कोरोना को कितना समझा है, कोरोना असल में है क्या चीज, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले कोरोना को बारे में पहले बताइए। नमस्कार। देखिए, कोरोना की वेव जो पिछले साल आई थी, वो पिछले साल जब कोरोना की वेव आई तो उस समय जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, उनसे जितने लोग ग्रसित हुए, वो उस समय बिल्कुल ठीक होते जा रहे थे। और लेकिन इस बार जो कोरोना की वेव आई है, इस वेव में क्या है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो ज़्यादा गंभीर रूप से हो रहे हैं और कई जाने जा रहे हैं। इसका एक बेसिक रीज़न जो मैंने एनालाइज़ किया है थ्रू आउट द ईयर, वो ये है कि पिछले बार जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए, होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने पे उन्हें ऐसा लगा कि ये बीमारी अब कुछ नहीं करेगी और उन्होंने बिल्कुल जो सारा प्रोटेक्शन है, बिल्कुल जो मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़ करना था, वो बिल्कुल छोड़ दिया और बिल्कुल नॉर्मल जैसे जीवन में वापस लौट आए। इसी वजह से कोरोना दोबारा आया और अपने रूप को बदल के आया। जो वेरिएंट है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा घातक था और ज़्यादा गंभीर तरीके से लोगों को चपेट में लिया। एक सबसे प्रमुख रीज़न है। इसीलिए लगातार गवर्नमेंट भी ये कोशिश कर रही है और हम लोग भी बोल रहे हैं कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग इससे प्रोटेक्शन करें और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और एक दूरी बना के रहें, जिससे कोरोना बिल्कुल थम जाए। और इस कोरोना के बारे में मैं एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, कि लोगों को इसको समझने की ज़रूरत है। जो मैंने देखा है कि जितने लोगों को अगर सर्दी, खाँसी, बुखार है, तो वो घर पे रह जा रहे हैं, वो बिल्कुल कोरोना के लिए जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है या एंटीजन टेस्ट होता है, वो कराने आ ही नहीं रहे हैं। लोग खुद समझे कि नहीं, ये तो नॉर्मल बुखार है। मुझ में जैसे जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं, "सर, मैं कहीं नहा लिया था, मैंने काम कर लिया था, इस वजह से मुझे फ़ीवर आ गया।" वो सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं और डिनाई करते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना के ट्रीटमेंट में देरी हो जाती है और देरी होने से कई जानें जा रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि जो लोग को अगर ऐसे कोरोना से रिलेटेड लक्षण आ रहे हैं, वो इमीडिएट तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ सही टाइम पे शुरू करें। क्योंकि एक जो अगर नॉर्मल हम लोग डिफाइन करें तो 6 से 7 दिन का एक फेज होता है जब वायरस हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करता है हमारे बॉडी के अंदर। 7 दिनों के बाद वो हमारे लंग्स को धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन के ज़रिए डैमेज करना शुरू करता है। तो अगर हम बिल्कुल सही समय पे सतर्क होके सही दवाइयाँ शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वायरस फीवर की तरह है और एक हम लोग इससे ठीक हो सकते हैं। अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनल केसेज़ में। तो सर ये आपने अभी लक्षण के बारे में बताया, अभी बहुत पहले से भी ये चल रही थी, लेकिन बाद में कई रिसर्च सामने आए, कई स्टडी लगातार सामने आ रही है और कई नई नई चीज इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब भी जो कोरोना की दूसरी लहर है, तो अगर हम लक्षण की बात करें तो सीधे तौर पे किन तरीके के लक्षण कोरोना होने पर ये पाए हाँ, जाते हैं, इस लक्षण के बारे में एक बताइए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर मुझे नॉर्मल सर्दी-जुकाम होता है, तो उसमें क्योंकि हमारा नाक में कंजेशन होता है और सुगंध थोड़ी कम होती है। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हम लोग को इस बार देखने को मिला या पहले बार भी था कि कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल, आपको सुगंध आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ लूज मोशंस की जो शिकायतें हैं, इस बार इस नई वाले वेव में ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या सर हर एक जो सर्दी जुकाम और बुखार है, इसको ये कोरोना मान लिया जाए कि ये कोरोना है, हो सकता है या कोरोना है? नहीं, इसीलिए मैं बता रहा था कि इसको डिस्टिंग्विश करने का मैंने बताया है। जब मुझे नॉर्मल सर्दी-जुकाम होता है, तो मुझे स्मेल थोड़ा आता है, टेस्ट थोड़ा आता है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जी। लॉस हो जाएगा टेस्ट का, कंप्लीट लॉस होगा स्मेल का, साथ ही साथ लूज़ मोशन। हुँ। और अब हमारे पास मार्केट में आरटी-पीसीआर, एंटीजन, एंटीबॉडी इतने सारे टेस्ट हैं, हम इज़िली करा सकते हैं आरटी-पीसीआर। सबले सबसे ज़्यादा जो
अभी वाले ड्यूरेशन में पेशेंट से गलतियां हो रही हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है, और वो जांच कराने के लिए जा ही नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से उनके ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है और बाद में उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले जाके कोरोना की टेस्टिंग कराएं, जो हमारे झारखंड में बड़े पैमाने पे हो रही है। सर, कुछ सवाल हम और भी आप बातचीत करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो कुछ सवाल आ रहे हैं तो क्या हम चाहेंगे कि उसे भी पढ़ें और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बताने की लोगों की कोशिश कीजिएगा। एक सवाल है, इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता ने कमेंट किया है कि सर, जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहे हैं वो कब वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आ रहा है कि जो पॉजिटिव है, तो इनमें मैं 2 बात 3 बात एक साथ बता देता हूँ, जो कि दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो मैंने कई जगह बताए भी हैं, कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं या जिनको बुखार जैसा सिम्टम आ रहा है, उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं है कि मुझे कोरोना है, लेकिन कोरोना जैसे लक्षण है और मैंने जांच नहीं किया है, या जिसने प्लाज्मा थेरेपी ले रखी है, ऐसे लोग 4 से 8 वीक ठीक होने के बिल्कुल 4 से 8 वीक के बाद ही वैक्सीन लें। तो ये जवाब था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर विकास हैं हमारे साथ, जो रिम्स के 48 जूनियर रेजिडेंट हैं। हाँ, 4 to 8 वीक 8 के वीक के बाद अंतराल ले। में आपको हाँ, वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है। एक दूसरा सवाल सतीश मेहता जी का है, कौन कौन से बीमारी वाले को टीका नहीं लगवाना चाहिए? किस तरीके देखिए, की अगर टीका लोगों नहीं में लगाने बीमारी का है तो वो? आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जो ये जी वायरस है वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है। वायरस उनको इन्फेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, या जो कमजोर लोग हैं, जिनकी जी कोमोर्बिडिटी है। कोमोर्बिडिटी मतलब आपको कोई बीमारी रह चुकी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आपको हार्ट अटैक पहले आ चुका है, या शुगर की बीमारी है, ऐसे लोगों को कोरोना जल्दी पकड़ रहा है, या जो किसी तरीके से जी। इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है, बीमारी से लड़ने की क्षमता का जो कमजोर है, उनको ले रहा है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन पहले लेना है, अच्छा। वायरस जब इन पे अटैक करे तो इनके बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बना रहे और इनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वायरस को मार पाए। जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि किस किस कंडीशन में नहीं लेना है, इसका सबसे एग्जांपल आता है कि अगर जिनको एलर्जिक रिएक्शन है टू कोविड-19 वैक्सीन, या जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लिया और एलर्जी रिएक्शन हुआ। दूसरा नंबर कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, या जो माँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, ऐसे लोग वैक्सीन अभी ना लें। अच्छा, वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, दीपक पांडे जी हैं जो लिख रहे हैं कि लोग यह हल्ला कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेने पर औरत गर्भवती नहीं हो पाएगी, इस बारे में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे ये बिल्कुल वो बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप जाएंगे जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइट है आईसीएमआर इंडिया के थ्रू, उस साइट पे आप जाके बिल्कुल चेक करें। ये तो बिल्कुल वो है ना, हमारे इंडिया के साइट पे वो लिखा हुआ है। उस जिस साइट का मैंने नाम बोला, उस पे आप जाके चेक करें कि कौन कौन से कंडीशन मुझे वैक्सीन लेना है, कौन कौन से कंडीशन में नहीं लेना है। उस गाइडलाइन में सीधा ये 2 बात जो मैंने बताई है वो बिल्कुल मेंशन है कि इन दोनों में नहीं लेना है। बाकी हर एक कंडीशन में आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी अगर फीमेल है तो वो ले सकती है, एक्सेप्ट जो मैंने बताया कि जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या जो प्रेग्नेंट है, वो ना ले। जी बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर शुरू से ही कई तरह की भ्रांतियां रही हैं, इसके बावजूद लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसका प्रमाण हम बता दें कि अगर हम बात सिर्फ पलामू की करें तो पलामू में आज के दिन में 2,11,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। और आज से ही 18+ वालों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। तो आज जब हमने रिपोर्टिंग करने के दौरान वहां देखा वैक्सीनेशन सेंटर पर, तो जो नए उम्र के लड़के थे 18+ के बाद के जो लोग थे वो काफी संख्या में वहां जुटे थे और लोगों में अब वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। एक और सवाल सर वैक्सीन से जुड़ा हुआ है कि कौन सा वैक्सीन सबसे ज्यादा सेफ है? इसके बारे में भी थोड़ा अपने देखिए, दर्शकों को बताइए। अभी हम लोगों के पास जो भी डेटाबेस है, उसमें जो 2 वैक्सीन अभी सो इम्पोर्टेंट चल रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड।
कुछ लोग कोवैक्सीन को प्रीफर कर रहे हैं, कुछ लोग कोविशील्ड को प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों की इफिकेसी या दोनों का जो हम लोगों ने देखा है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग इक्वल है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि दोनों बराबर हैं। इस बात को समझे कि हो सकता है कि वैक्सीन जो लिए हैं उनको कोरोना हो, लेकिन उनको अगर कोरोना होगा तो उनके सिम्टम बहुत ही माइल्ड होंगे, कोरोना बहुत माइल्ड तरीके से होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये वैक्सीन सीवियरिटी को रोकता है। जैसे कि अगर कोई आदमी वैक्सीन लिया है, एक आदमी ने वैक्सीन लिया है, एक आदमी ने वैक्सीन नहीं लिया है, तो जो लिया है अगर उसको बीमारी होती है, कोविड-19 से वो ग्रसित होते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। और जिन्होंने नहीं लिया है हो सकता है कि उनकी जान चली जाए, या हो सकता है कि उनको ये बीमारी काफी गंभीर रूप से घायल करे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोविड-19 का वैक्सीन सीवियरिटी को बहुत कम कर देता है, बीमारी के जो घातकता हम लोग बोलते हैं, मारने की क्षमता है, उसको बहुत कम कर देता है। और जो इनका क्वेश्चन का आंसर है कि लगभग दोनों की एफिकेसी ठीक है, दोनों बराबर है, या पर्सनल चॉइस लोग देख रहे हैं कि मुझे कौन-सा लेना है, कौन-सा नहीं लेना। जी बिल्कुल, जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने वैक्सीन बनाया है, बराबर इस बात को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है कि जो भी वैक्सीन है वो सेफ है और इसकी सीवियरिटी को रोकने का काम करता है। डॉक्टर साहब भी जैसा बता रहे थे। और भी दर्शकों के सवाल हम लेंगे, उससे पहले हम कुछ झारखंड के संदर्भ में सर आपसे बात करना चाहेंगे। दर्शकों, आपको हम बता दें शुरू में, जैसा कि हमने बताया था कि डॉक्टर विकास जो हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और उसके प्रेसिडेंट हैं। और इस एसोसिएशन के माध्यम से पूरे झारखंड में एक नेटवर्क सा बनाकर डॉक्टरों की एक टीम खड़ी की गई है, जो अलग-अलग क्षेत्र में लोगों को चिकित्सीय परामर्श दे रही है। तो सर, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है, काफ़ी आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। हालाँकि भारत ही गाँवों का देश है, लेकिन हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो किस तरीके के आपने अभी तक अनुभव किया, जो केस आ रहे हैं, जो आपसे फ़ोन पे बातचीत होती होगी या जो आपका टीम है, तो झारखंड में आप कोरोना को किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ कि जब ये कोरोना शुरू में हुआ तो इतने सारे केसेज़ अचानक से आने लगे थे कि बहुत सारे लोग को बेड नहीं मिल रहा था, लोग होम क्वारंटाइन हो रहे थे। तब मेरे जूनियरों ने, हम लोगों ने मिलके बैठ के एक सुविधा शुरू की कि कम से कम जो लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, जो लोग घर पे रह के अपना इलाज करा रहे हैं, उनको हम लोग टेलीफ़ोनिक सेवा दें और वो घर पे अगर रहें, उनको कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी हो रही है तो हमसे कंसल्ट करें। ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ रही है तो हमसे सलाह लेके हॉस्पिटल आ सकें। इसलिए हम लोगों ने 20 डॉक्टरों का एक शुरू में टीम शुरू किया, जो अभी बढ़कर 30 से ज़्यादा हो रही है, और 2 टाइम स्लॉट 11 टू 1 एंड शाम को 4 से 6 में कोई भी फ़ोन करके उनसे जानकारी ले सकता है। हमने इसको शुरू किया। जो काफ़ी क्वेश्चन्स जो आ रहे हैं हम लोगों को झारखंड में, तो ज़्यादातर तो माइल्ड क्वेश्चन्स आते हैं, जो कि घर में जिनको हुँ। सर्दी-खाँसी है, बुखार है, कमज़ोरी है, और कुछ जो कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनके, जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके बारे में एक हमेशा क्वेश्चन्स आता है कि मुझे कमज़ोरी बहुत रहती है। तो एक वायरल फ़ीवर है और इसमें कमज़ोरी रहती है, ये देखा जा रहा है। तो 15 दिनों से 1 महीने में धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक होते चली जाती है। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन्स आ रहा था कि जो लोग घर पे थे, उनको 5-6 दिन के बाद बुखार ठीक नहीं हो रहा था, 5-6 दिन होने के बाद में, जी। या सीने में किसी प्रकार की दिक्कत आने लगी थी। तो वैसे कंडीशनों में हमें उन्हें बताया कि अगर आपको 5-6 दिन के बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सीबीसी, डी डाइमर और सीआरपी जैसे 3 टेस्ट है, या चेस्ट एक्स-रे, ऐसे 4 टेस्ट हैं, वो टेस्ट करा के आप हमें बताओ, तो हम आपको बताएँगे कि आपको स्टेरॉइड शुरू करने की ज़रूरत है या नहीं है, या अगर आप हमें नहीं बता रहे हो तो आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करो। कुछ-कुछ ही सीवियर केस थे। 1-2 केसेज़ ऐसे थे कि जो मुझे लग रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन वो डर से घर में ही थे, या किसी कारणवश से उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया था। बाकी जो झारखंड में नॉर्मल एज़ इट इज़ सारी जगह पे चल रहा था, वैसे ही केसेज़ आ रहे थे। हुँ। सर, अच्छी बात आपने बताई ग्रामीण इलाकों को लेकर। दवाओं को लेकर भी सर बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक तो कई हम लोगों ने भी यह महसूस किया है
एक तो सरकार की गाइडलाइन आ गई है, 7 दवाओं का एक लिस्ट है। कई सोशल मीडिया पे भी इस तरीके का खूब चल रहा है कि ये दवा, ये दवा, ये दवा। तो गाँव देहात में एक बात कहें या शहर के ही बात कर लें, तो अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है या फिर पॉजिटिव नहीं भी, वो जाँच करा रहे हैं, नहीं करा रहे, वो अलग मामला है। लक्षण जैसे ही दिखते हैं तो वो सारी दवाओं को वो लेना शुरू कर रहे हैं। तो एज ए डॉक्टर आप इस बात को बताइए कि ये कितना सही है? जो मेन दवा है वो आप सब जान रहे हैं, एकदम कॉमन सा चला गया है। एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी की गोलियाँ हैं, विटामिन डी, जिंक, ये मोंटेलुकास्ट, ये तमाम लोग शुरू कर दे रहे हैं। तो ये कितना सही है? सभी लोगों को क्या इसका सेवन करना चाहिए या बिना चिकित्सीय परामर्श के? हम लोग तो बार-बार कहते हैं, लेकिन एज ए चिकित्सक आप इसको कैसे देखते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको सही में डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि आपको नॉर्मल वायरल फीवर हुआ है या कोरोना हुआ है। इसीलिए मेरा मानना है कि जी। आप हमेशा चिकित्सीय सलाह लेके ही ये दवा शुरू करें। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इसलिए मतलब जारी किया कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव आए हैं किसी रिपोर्ट में और किसी कारणवश से आप घर में नहीं आ पा रहे हैं, सॉरी हॉस्पिटल, घर से जी। हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर लें। वो उन्हीं लोगों के लिए है जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो जो भी आरटी-पीसीआर करा के या एंटीजन टेस्ट करा के कोरोना पॉजिटिव आए हैं, आप सिर्फ वही इन दवाओं को लें। हुँ। और भी कुछ सवाल आ रहे हैं सर दर्शकों के। आप अपने समय के अनुसार आप हमें बता देंगे कि अगर आपको देर हो रही होगी तो उसी अनुसार हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और दर्शकों से भी सॉरी है, एक्सक्यूज़ रहेगा कि सभी का सवाल हम इतने शॉर्ट समय में नहीं ले सकते हैं, लेकिन यह हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से फिर हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े। अभिजीत कुमार राजपूत हैं, जिन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि रिपोर्ट आने के बाद कितना दिन तक होम क्वारंटाइन रहना चाहिए? रिपोर्ट आने से इन द सेंस कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो कितने दिनों तक क्वारंटाइन रहना चाहिए? अभिजीत कुमार राजपूत ये पूछ रहे हैं। देखिए एक जो नॉर्मल चल रहा था कि 9 से 10 दिन में वायरल फीवर जो वायरस है वो सेल्फ खत्म हो जाता है। तो एक 14 डे का हम लोग चला रहे थे कि 14 डे के अराउंड में वो क्वारंटाइन रह सकते हैं। लगभग कुछ लोगों में ज़्यादा दिन भी चला जाता है, लेकिन 14 टू 16 डेज़ का जो है, उसमें वो क्वारंटाइन रहने के बाद हुँ। वो बिल्कुल फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि वो फिर से एक बार टेस्ट करा लें, वो उनके लिए कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगा कि मैं नेगेटिव हूँ और दूसरा कि अगर उनके परिवार को ही इससे बचाएगा। कुछ लोगों में होता है कि 7वें दिन ही नेगेटिव हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, कुछ लोगों में 10वें दिन में होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कुछ लोग 20 दिन तक भी ऐसे हैं जो नेगेटिव ना हुए हैं। तो हमको इस बात हाँ। समझने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास जाँच अवेलेबल है, तो आप जाँच करा लें। ऐसे अगर एक दिन पूछे तो 14 टू 16 डेज़ ऑन एन एवरेज पीपल के लिए ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव आने के बाद जो जो दूसरी बार आप जाँच कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन-सी जाँच में यह स्पष्ट पता चलेगा कि हम फिर से नेगेटिव हुए कि नहीं हुए? मान लीजिए देखिए, हम जो अब तक एंटीजन का जो से सबसे अगर कोई जाँच। देखिए जितनी भी जाँच है उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है आरटी-पीसीआर। वो अगर आप जी। आरटी-पीसीआर करा रहे हैं सबसे बेस्ट है और आरटी-पीसीआर ही कराएँ। इसको कराने के बाद क्योंकि मैंने देखा है कि कितनी बार लोग एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं, फिर भी उनका ही मन नहीं मानता कि हो सकता है कि मैं हुँ, पॉजिटिव हूँ, हुँ। हो सकता है कि मैं नेगेटिव हूँ और फिर वो अगेन रिपीट करते हैं, जाते हैं आरटी-पीसीआर पे। अगर आपके पास आरटी-पीसीआर की व्यवस्था ना है तो आप कोई भी करा लें, लेकिन अगर आपके पास आरटी-पीसीआर की व्यवस्था हो, तो आप आरटी-पीसीआर कराएँ। सर एक सवाल है राहुल कुमार पांडे जी का, हमारे फेसबुक यूज़र हैं, जो लिख रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बुखार लग जा रहा है किसी को बुखार नहीं आ रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसको इस लेकर भी बात सर को समझिए। भ्रांतियाँ हैं। लोग एक सेकंड हम बता हाँ, देना हाँ। चाहते हैं आपको कि इसको लेकर भी लोग कहते हैं कि अगर बुखार आ जा रहा है तो वो ठीक है, वैक्सीन सूट कर गया। मतलब ये कहने का है, लेकिन कई लोगों को बुखार नहीं भी आ रहा है। तो इस बारे में एज़ अ डॉक्टर आपकी क्या राय है? ये जानना चाहेंगे देखिए, हम। पहले इस बात को समझिए कि अगर जिनको कोरोना हुआ था, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोरोना हुआ है, उनको पता भी नहीं चला। पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि कोरोना पॉजिटिव है जी, हम, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल चल फिर रहे हैं, हमको हुँ, पता भी नहीं चला, मैं पॉजिटिव भी हुआ और मैं नेगेटिव भी हो गया। उसी तरीके हुँ। से वैक्सीन भी है कि ये टोटल बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको वायरस भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप वो इनफैक्ट आप होगा वायरस खुद ब खुद मल्टीप्लाई करेगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप में कोई सिम्पटम नहीं होगा। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन पे वायरस अटैक करता है
और उनको बिल्कुल बीमार कर देता है। उसी तरीके से वैक्सीन है, अगर सपोज मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो मैंने वैक्सीन ली है तो थोड़ा रिएक्शन हुआ, लेकिन वो बहुत माइल्ड लेवल पे हुआ और कोई नहीं है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी जो है या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी रिएक्टिव है, तो उनको हो सकता है कि फीवर आए या वो पर्सनल जो पर्सन है हर एक पर्सन पे अलग अलग करता है, या इंजेक्शन साइट पे थोड़ी स्वेलिंग हो। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स ए नेचुरल फेनोमेनन। हमने वैक्सीन दिया है यानी हमने कोई बाहरी प्रोडक्ट आपके बॉडी में डाला है, तो उस बाहरी प्रोडक्ट के से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के फेनोमेनन के दौरान में ये फीवर, थोड़ा जुकाम या स्वेलिंग साइट पे जो है इंजेक्शन साइट पे थोड़ी स्वेलिंग या थोड़ा मैलेज जो है आता है, ये क्वाइट नॉर्मल है। आप इसके लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धनंजय तिवारी एक हैं, पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना जैसे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो इस बीच वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? नहीं, मैंने इसके सवाल को पहले भी आपको अभी रिपीट करा है, मैं फिर बोल देता हूँ कि आपको कोरोना जैसे लक्षण है तो आप जांच कराएं, लेकिन अगर आप किसी तरह से जांच नहीं करा रहे हैं तो अगर कोरोना जैसे लक्षण आपको आ रहे हैं तो आप रुक जाएं, 4 से 8 वीक के बाद आप वैक्सीन लें। तो ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि अगर किसी प्रकार का सिम्टम आप में दिख रहा है तो प्लीज आप वैक्सीन नहीं लें, लेकिन वैक्सीन आप जरूर लगवाएं, ये सब कोई कह रहा हाँ है जी, और हम भी अपने दर्शकों को कह रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रफुल्ल गिरी भी हैं, जो क्या हमारे कैपिटल न्यूज से जुड़े हुए हैं, और प्रफुल्ल गिरी ग्रामीण इलाकों से संबंधित कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, तो हम प्रफुल्ल जी से चाहेंगे कि अपने सवालों को डॉक्टर साहब के समक्ष रखें। प्रफुल्ल जी। डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाकों में चूंकि चिकित्सीय परामर्श की कमी होती है और लोग जो योग हो या व्यायाम हो या फिर काढ़ा पीना हो, इस पर ज्यादा गौर कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये कितना फायदेमंद है, योग प्राणायाम करना या फिर गिलोय का, तुलसी का, अदरक का काढ़ा पीना? देखिए इसके बारे में मैंने जितना सुना है, या ऐसा तो है, जो मैं इस बात को मानता हूँ कि जो आयुर्वेद में कुछ तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं या जो ये चीज है जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। ये कहीं ना कहीं पे पब्लिश भी है और देखा जाता है कि वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। तो अगर आप इसको सही प्रोपोर्शन में सही जगह से राय लेके कर रहे हो तो वो ठीक है। रही दूसरी बात योगा की, तो मैं इसको सपोर्ट में करता हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी में मैकेनिज्म है ऐसा कि अगर सपोज आप सुबह उठो और अपने हाथ पैर को ऐसे घुमाओ, तो जब हमारी ज्वाइंट में मूवमेंट होती है, हाथ के ज्वाइंट में, नेक के ज्वाइंट में, घुटने के ज्वाइंट में मूवमेंट होती है, तो ये साइंटिफिक है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे आप देखो खुद से चलोगे तो सांस की रेट इंक्रीज कर जाएगी, और तो ये ऐसा बनाया गया है, हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो योगा इज ए पार्ट ऑफ दैट, इसी मैकेनिज्म को यूज करके योगा एक फॉर्म दिया गया है। तो ये दोनों से कहीं ना कहीं थोड़ा तो बेनिफिट होता है। प्रफुल्ल जी, और कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो? जी, कोरोना का जो सेकेंड वेव आया है उसमें ये देखा जा रहा है कि कई प्रकार के स्ट्रेन हैं। प्राय जो पिछले साल था उसमें लोगों को कोरोना होता था और वो ठीक भी हो जाते थे। इस बार भी कई लोग ठीक हो रहे हैं और कई लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और फिर उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो कौन सा कोरोना का ये जो प्रकार है ज्यादा घातक है और इसका क्या लक्षण है, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? इसमें हम लोगों ने जो मैंने बताया कि कोरोना के जो सेकेंड वेव जो म्यूटेंट आया है, ठीक है, वो थोड़ा सीवियर है, और लेकिन एग्जैक्ट अभी सारे की जांच नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ एक दो लोगों की जगह जांच हुआ है कि डबल म्यूटेंट आए हैं, ट्रिपल म्यूटेंट आए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा जा रहा है कि जो दूसरी लहर आई है पहले वाली लहर से ज्यादा खतरनाक है। और इसका मैंने बोला कि एक जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि लोगों की लापरवाही। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना आया तो हम लोग बहुत सतर्क हो जाते थे, बिल्कुल निकलना वगैरह बंद कर देते थे, बिल्कुल मास्क सैनिटाइजर यूज करते थे। लेकिन यही जब कोरोना से लोग ठीक होने लगे तो उन्हें समझ में आया कि अरे यार इससे तो कुछ होता नहीं है, और बिल्कुल हम लोग कोरोना हुआ भी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने इस बार लापरवाही ज्यादा बरती। इस लापरवाही की वजह से कोरोना ऐसे लोगों तक पहुंची जो कि कमजोर थे और उन्हें ज्यादा सीवियर हुआ। एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कि ये जो स्ट्रेन नया म्यूटेंट होता जा रहा है,
ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप का जो वायरस है, इनकी मतलब एक पहचान ही होती है कि धीरे से अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं और बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उससे वो बच जाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। वैक्सीनेशन आज से 18 प्लस के लोगों के लिए भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या सावधानी बरतें, उनको कैसे बचाया जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अभी तक का जो भी कोरोना का ये है उसमें हम लोगों ने देखा है कि बच्चों लोगों में बहुत ज्यादा हार्म फिलहाल एक्सटेंड नहीं कर रहा है, वो काफी सेफ है। इसीलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी स्ट्रांग होती है, लोग यंग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, उसमें सावधानी यही बरतनी है कि आप जो लोग कोरोना से इन्फेक्ट है उनसे बच्चों को दूर रखें और उन्हें जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करें, या ऐसे बच्चे जिनकी कोई बीमारी है उनको बाकी लोग से बिल्कुल बचा के रखें ताकि वो कोरोना से संक्रमित ना हो सके। सर, बच्चों की अगर बात आ रही है तो हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि थर्ड वेव की चर्चा भी शुरू हो चुकी है और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो घातक तो होगा ही और बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो आप चूंकि रिम्स जैसे संस्थान में रह रहे हैं, आप लोग नेशनल सेमिनार वेबिनार में भाग लेते रहते होंगे, वहां से आप लोगों को क्या फीडबैक है? हमारे जो लोकल दर्शक है, पलामू के लोग हैं, थर्ड वेव के बारे में। हाँ, हाँ एक प्रिडिक्शन है जो कि डिफरेंट थ्योरीज जी होती सर। है। जैसे कोरोना की लहर, दूसरी लहर के बारे में हमने बात की थी, उसको बहुत पहले आना था लेकिन वो डिले करके आ गया। एग्जैक्ट क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बना के कि हाँ इसके बाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक हमारी प्रिडिक्शन है, इस पे अगर कोई भी साइंटिफिक बात आएगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। मतलब थर्ड वेव तो आना तय है, इसको हम लोग मान के चलें? देखिए, ये वायरस के नेचर पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों का मत है कि अच्छा। आएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं है कि सेकेंड वेव आने की बात हुई थी और आई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आई, जबकि इसको और पहले आने का प्रिडिक्शन हुआ था। तो फ्यूचर में कहने वाले बातों को लेकर थोड़ा, जब तक आपके पास साइंटिफिक प्रूफ ना हो तो यू कांट स्पीक। ओके, थैंक यू सर। कुछ एक आध सवाल और लेकर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। योगेंद्र कुमार मेहता हैं जो पूछ रहे हैं कि सेकेंड डोज अगर टाइम पे नहीं मिले तो उससे मिलने के कारण कब तक इसे ले सकते हैं? कहने का मतलब है कि उनका अभी जो पहले समय दिया गया था कोविशील्ड को ही अगर हम बात करें तो कि इतना दिन में ले लेना है, जो टाइम दिया गया था 45 से 56 दिन के बीच में, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो इनके दिमाग में ये एक सवाल होगा कि इससे क्या कोई परेशानी हो सकती है या नहीं, समय पे अगर नहीं मिला तो? देखिए, वो दो वैक्सीन जो है दोनों का अलग अलग डोज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें देखा गया कि अगर आप एक वैक्सीन के एक डोज के बाद दूसरे डोज 4 वीक के बाद लोगे तो इतना इम्यून सिस्टम होगा, दूसरे डोज जी। के दूसरे वैक्सीन को इतने दिन के बाद लोगे तो इतना इम्यून सिस्टम होगा। ये स्टडी का पार्ट है। तो जितना वीक, जैसे दूसरे में कोविशील्ड में बताया है कि नेक्स्ट वाले में कि 12 से आप 16 में ले सकते हो, तो उसमें ले, उनकी इम्यूनिटी और अच्छी बूस्ट होगी। तो लगभग सवाल तो हम लोगों ने ले लिया है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि फ्रंट लाइन पर काम करते हुए डॉक्टर विकास और इनकी टीम लोगों को सेवा दे रही है, चिकित्सीय परामर्श दे रही है, जितना संभव हो पा रहा है उन्हें क्योर करने की कोशिश की जा रही है कि मरीज ज्यादा से ज्यादा पैनिक ना हो। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं तो हम इस कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। फेसबुक के बाद अभी से 1 घंटे बाद आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और उसमें जो नंबर जारी किया गया है जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट एसोसिएशन की ओर से, वो नंबर, तमाम नंबर भी आपको फ्लैश किया जाएगा। और हम सर से भी चाहेंगे कि आप अपना नंबर एक बार बोलकर लोगों को बता दें कि कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकें, और बाद में तो हम उसको स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाँ, मेरा नंबर है 9472731010। तो ये डॉक्टर आप विकास का नंबर था। इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी मैं फोन पिक ना करूं तो जब भी मैं देखूंगा कॉल बैक करूंगा या व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। जी बिल्कुल, इस बात का ख्याल हम सबों को रखना चाहिए। रिम्स जैसे संस्थान में काम करते हुए जिस तरीके से अभी डॉक्टरों पे बोझ बढ़ा है, उसका ख्याल हम सबों को रखना चाहिए।
दिन भर उनकी ड्यूटी होती है, तो आप प्लीज अनावश्यक रूप से फोन करके छोटे छोटे सवाल या अनावश्यक रूप से परेशान करने की भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो लोग भी जिन चिकित्सकों का भी नंबर जारी किया गया है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, तो इसका ख्याल हम सबों को रखना होगा। डॉक्टर साहब, अंत में जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, झारखंड के एक प्रमुख संस्थान से जुड़े हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्करों के बारे में आपका क्या कहना है और झारखंड सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो अभी एक डॉक्टर सिराजुद्दीन का न्यूज आप लोगों ने सुना होगा। मैंने बोला कि कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर अगर काम कर रहा है तो अपने घर परिवार को छोड़कर कोरोना वाले मरीज को ठीक कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनको कोरोना हुआ है उनके परिवार वाले उनको नहीं छूते हैं, साथ ही साथ उनकी डेथ बॉडी को छोड़ के वो लोग चले जा रहे हैं। उनके दाह संस्कार तो बाकी लोग कर रहे हैं, मैंने ऐसा देखा है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ लोग की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीइंग ए फ्रंट लाइन वॉरियर, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ्स हो गए, सारे लोग आपके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को जाकर देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो ये डिमांड मैंने सरकार से करी थी कि भगवान ना करे अगर ऐसा हो कि इस ड्यूटी करने के दौरान में कोरोना से इन्फेक्ट होकर किसी की जान चली जाए, तो आप एक कंपनसेशन तय करो कि हाँ, उनके परिवार को मैं इतना दूंगा या इतनी राशि की मदद करूंगा। ऑल्दो जो राशि होती है वो जान की कीमत के आगे कुछ नहीं होती है। मॉनेटरी हेल्प जान की कीमत के आगे कुछ नहीं है, फिर भी आप उनके परिवार को कुछ ना कुछ हेल्प करो। दूसरा जो मैंने बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि इलाज के खर्चा के लिए कोई फर्स्ट लाइन वॉरियर जो है वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कोई इलाज करा पाए, या किसी कारणवश रिम्स या कहीं और बाहर जाना पड़े उनको इलाज कराने के लिए, तो कम से कम उनके इलाज का जो खर्चा है वो सरकार वहन करे। ये मैंने बात रखी है, और ये बात मैंने गवर्नमेंट को बोला, साथ-साथ मैंने पब्लिक को भी बोला कि जो लोग पब्लिक से इन्फेक्ट होके कोरोना जैसे बीमारी से जो लोग इन्फेक्ट होके जिनकी जान जा रही है, उनको भी आप कुछ कंपनसेशन दो। जो जनरल जी पीपल है बिल्कुल। उनको भी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की थोड़ी गलती है, इसलिए कि आपने सही टाइम पे सही बेड को, डॉक्टर्स को, बेड कैपेबिलिटी को, ऑक्सीजन कैपेबिलिटी को आपने अरेंज नहीं किया। अगर होता तो हर व्यक्ति जो इन्फेक्ट होता उसको बेड मिल जाता। लेकिन हमारे पास ऐसी घटनाएँ आई हैं कि बेड ना मिला, हो सकता है उनकी उसकी वजह से उनकी जान चली गई। कई बार आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जान चली गई। ऐसे लोग में कहीं न कहीं सरकार की गलती है। तो उन लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन देना चाहिए। सर, एक सवाल है जो आपसे जुड़ा हुआ है। यार इंजीनियर विकास गुप्ता लिख रहे हैं कि पलामू में सेवा देने की क्या राय है? क्योंकि आप पलामू से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की यह इच्छा नहीं, है कि आप मैंने बोल के पलामू। रखा है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भले ही मैं रांची में रह रहा हूँ, मेरे यहाँ पढ़ाई चल रही है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, वीक का कम से कम मैं दे के रखा हूँ 2 से 3 दिन मैं वहाँ ज़रूर रहूँगा। क्योंकि मैं जहाँ से उठा हूँ, मैं वहाँ के लोगों की सेवा ज़रूर करूँगा। ये आज से नहीं, मैंने पहले सोच के रखा है और ये मैं लगातार करता रहूँगा। तो चलिए, ये एक अच्छी खबर है पलामू वासियों के लिए। एक न्यूरो सर्जन जबकि जिसकी पलामू में काफी कमी है, अभी तक मेरे ख्याल से कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ किसी डॉक्टर के पास इस संबंध में नहीं है। तो एक न्यूरो सर्जन के रूप में डॉक्टर विकास को हम पलामू में पाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये हम अपने दर्शकों को पहले से ही बता दें, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी बात भी है, और हम शुभकामनाएं ये देते हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब जल्दी से अच्छा पढ़ के आए और पलामू के लोगों को अपनी सेवा दें। सर, अंत में आप इस महामारी के दौर में, इस पेंडेमिक के दौर में हमारे दर्शकों को और झारखंड वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जीवन शैली में कैसे देखिए, सुधार करें, कैसे रहें? एक जो मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले बार से मैंने इस बार अपनी आँख के सामने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे आँख के सामने कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी जान चली गई, मैं उनको बचा नहीं पाया। तो एक जो सबसे कारगर तरीका है, या मेरी पूरी टीम या हॉस्पिटल उनको बचा नहीं पाई। तो ऐसे कंडीशन में एक बचाव जो है सबसे अच्छा तरीका है। क्यों ना हम खुद इतना अच्छा प्रोटेक्शन लें, डबल मास्किंग यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अननेसेसरी कहीं बाहर नहीं जाएँ, कोई भीड़-भड़ाके वाले जगह पे नहीं जाएँ, अपने घर में सुरक्षित रहें। अगर सिर्फ़ ये 3-4 बातों को ही मान लें तो कोरोना जैसी बीमारी को आराम से खत्म किया जा सकता है। मैं उनसे होने ही क्यों दूँ?
आप डबल मास्क यूज कर लो, कैप यूज कर लो, हमेशा सैनिटाइजर को यूज कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। इससे होने से आपको कोरोना कभी भी नहीं होगा। यानी एक दूसरे तरीके से कहें कि आप जितना सतर्क रहोगे उतना सेफ रहोगे, तभी हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। तो चलिए, यह संदेश था। एक चिकित्सक के नाते, चिकित्सक की ओर से हम लोग बराबर इस बात को बोलते रहते हैं, लेकिन एक जब डॉक्टर बोलता है तो लोगों के सेहत पर उसका ज्यादा असर होता है। निश्चित तौर पे अभी के समय में सतर्क ही सबसे कारगर उपाय है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक दूरी को भी मेंटेन करें। और सबसे जरूरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम सब मिलेंगे, हम सब करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो जंग जारी है, इस जंग को जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। एक बार फिर से कैपिटल न्यूज की ओर से, पलामू की जनता की ओर से डॉक्टर विकास कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। और हम चाहेंगे कि फिर कभी जब समय हो तो फिर आप जुड़ें और हमारे जो पलामू के लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद।